नमस्कार दोस्तों, एजुटेरिया की करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 की 18 प्रैक्टिस शीटों की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज 16वें प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस शीट का पहला प्रश्न। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ओपन एआई की एक गुप्त परियोजना से प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं? किस राज्य में ये पूछा जा रहा है? तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य में शांति समझौते के कारण 10,000 लोगों ने अपने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में ये शामिल हो गए हैं। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और लोगों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। तो पहला कथन है यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत और संविधान की पुस्तक अंकित है। ये कथन भी सही है। कथन 2 भी सही है। कथन तीसरा है कि अशोक चक्र धर्म चक्र या कानून का पहिया दर्शाता है। यह कथन भी सही है। तो विकल्प अगर देखें तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह सम्मेलन जो है नोएडा में आयोजित किया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है? तो यह गुयाना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ICAR केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान के किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है रंगीन मछली। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024, इसमें आपको देखना है कि 10 लाख आबादी वाले शहर के बारे में बात किया गया है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसमें सूरत जो है शीर्ष पे है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो सूरत इसमें पहले स्थान पे है, जबलपुर दूसरे स्थान पे है और आगरा इसमें तीसरे स्थान पे है। ठीक है, और इनकी जनसंख्या की बात करें तो ये 10 लाख आबादी वाले जनसंख्या की बात की गई है। इसमें सूरत पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे जबलपुर है, तीसरे स्थान पे आगरा है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो 3 से 10 लाख के बीच में आबादी वाले शहरों में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद पहले स्थान पे है, यूपी का फिरोजाबाद पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र का अमरावती दूसरे स्थान पे है तथा उत्तर प्रदेश का झांसी तीसरे स्थान पे है। वहीं पे 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में यूपी का रायबरेली, तेलंगाना का नलगोंडा और हिमाचल प्रदेश का नालागढ़ तीसरे नंबर पे है। ठीक है, 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पे रायबरेली है, दूसरे स्थान पे नलगोंडा है तथा तीसरे स्थान पे नालागढ़ है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10 लाख आबादी वाले शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस शहर ने जीता है? तो यह इंदौर ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, बधावन बंदरगाह यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा। इसके अलावा अगर बात करें कांडला बंदरगाह का तो यह भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह की बात करें तो यह प्राकृतिक बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विस्तारा एयर इंडिया को सिंगापुर एयरलाइंस विस्तारा एयर इंडिया को ये विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, DRDO द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। ठीक है, तो पहला कथन है, यह परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह कथन पूर्ण रूप से सत्य है। दूसरा कथन है, इसकी मारक क्षमता जो है वो 4000 किलोमीटर है। यह कथन भी सत्य है। और तीसरा कथन है, प्रक्षेपण वजन और पेलोड क्रमशः 17,000 किलोग्राम और 1,000 किलोग्राम का है। तो यह कथन भी सही है। तो अर्थात इस दिए गए
प्रश्न में कोई कथन असत्य नहीं है, तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है, जो कि एक आईसीबीएम अर्थात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होता है। इसकी जो मारक क्षमता है यानी अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। यह 3 चरणों वाली ठोस ईंधन आधारित मिसाइल है, जिसे मोबाइल प्लेटफॉर्म पर एक कैनिस्टर से प्रक्षेपित किया जा सकता है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से युक्त है। अग्नि 5 मिसाइल जो है ये दुनिया के चुनिंदा देशों की श्रेणी में भारत को शामिल करता है। इसके अलावा यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसके गति की बात करें तो यह दुनिया के सबसे तेज मिसाइलों में से और इसकी मारक क्षमता जो है वो लगभग 24 मैक अर्थात 29,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दूरी तय कर सकती है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत हम महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए राजस्थान के किस जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था? अभ्यास का नाम फिर से एक बार सुन लीजिएगा, विषाणु युद्ध अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है, राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो यह अजमेर जिले में आयोजित किया गया था। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल नज़्ज़ाह संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच में संपन्न हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच में यह संपन्न हुआ है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो यह लखनऊ में आयोजित किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इन्होंने ब्रुनई की यात्रा की थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें ब्रुनई के राजधानी की, तो बंदर सेरी बेगवान इसकी राजधानी है, और इसकी करेंसी कौन है? तो ब्रुनेई डॉलर इसकी करेंसी है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। कौन सा संगठन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसका पहला कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान हुई थी। यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है कि 100वां 100 पूर्ण सदस्य पराग्वे बना है, यह कथन भी सही है, तथा 101वां पूर्ण सदस्य नेपाल बना है, यह कथन भी सही है। इस प्रकार से विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी कथन सही है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुड़गांव में स्थित है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा यानी 2492 कैरेट का हीरा खोजा गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनियों की 2024 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनियों की 2024 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो एप्पल को शीर्ष स्थान मिला है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह मोहम्मद तैयब इकराम जी को चुना गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम जी को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन 2028 में किस शहर में किया जाएगा? तो यह लॉस एंजलिस में किया जाएगा। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है? भारत के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो यह प्रशांति राम जी को दिया गया। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शहरी शासन सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें केरल राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने
उड़ाने की अनुमति देने का फैसला किया? तो यह फैसला बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है? तो यह जिम्बाब्वे द्वारा योजना बनाई जा रही है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में पेजर हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए तथा 3000 लोग घायल हुए हैं? तो यह हमला जो है लेबनान में हुआ है। विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की तैनाती किन शहरों में नहीं की जाएगी? प्रश्न पूछा जा रहा है नहीं की जाएगी, ठीक है। तो भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की तैनाती किन शहरों में नहीं की जाएगी? तो यह हैदराबाद में इसकी तैनाती नहीं की जाएगी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के किस शहर में हुआ है? तो इसका आयोजन जो है ये डेलावेयर में हुआ है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। डेलावेयर में छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया है? तो इसमें तीसरा सबसे शक्तिशाली देश भारत बन गया है। अगर बात करें पहले स्थान पे कौन है, तो यूएसए पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे भारत हो गया और चौथे स्थान पे जापान है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। और अगर इससे पहले वाले प्रश्न की बात कर लें, क्वाड शिखर सम्मेलन, तो अगर देख लेते हैं कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, तो इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इसमें शामिल होते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन जो होता है इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए 4 देश इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो विकल्प प्रश्न संख्या जो 28 है उसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, और प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। भारत इसमें अब एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे इसमें यूएसए, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे भारत है और चौथे स्थान पर इसमें जापान रहा है, ठीक है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान 4 मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है तथा सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है, चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पे लौटना है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यह कथन भी सत्य है। तीसरा कथन है, भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत की है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं का एशिया के संगठन, प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं का एशियाई के संगठन की 16वीं सभा के मेज़बान और 2024 से 27 तक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी को चुना गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बायो राइड योजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम आउट कर लेते हैं ताकि सारे विकल्पों को हम अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकें। पहला कथन है कि 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान इस योजना के लिए 9,197 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है और हमें यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना, लेकिन पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन देखते हैं, इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना, अनुसंधान में तेजी लाना तथा उत्पाद विकास को बढ़ावा देना है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन है कि यह 2030 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाने तथा विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित है। यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार से दिए गए प्रश्न में कोई कथन असत्य नहीं है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का इसमें से भी चयन करना। तो पहला कथन है, भारत सहित 46 देश टियर 1 अर्थात रोल मॉडलिंग श्रेणी में शामिल हैं। इसमें देखिएगा तो यह कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरे कथन की बात करें तो इस सूचकांक का मूल्यांकन 5 स्तंभों के आधार पर किया जाता है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से कथन 1 और 2 सत्य है, लेकिन प्रश्न में असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो इनका नाम है मोहना सिंह। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। मोहना सिंह तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के पतन पोत परिवहन और जल
जल मार्ग मंत्रालय द्वारा किस पेरिस ओलंपिक्स पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये मनु भाकर जी को बनाया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा अगर मनु भाकर जी के बारे में और अन्य तथ्यों की जानकारी करें तो मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक और सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर मिक्स्ड टीम में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में निशानेबाजी में मेडल जीतने वाली यह पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर कितनी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर किनकी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है? तो इनका नाम है रामनाथ कोविंद जी के रिपोर्ट पर यह मंजूरी दे दी गई है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में किया गया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में किया गया है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना सीएम साथ की शुरुआत की गई है? योजना का नाम है सीएम साथ योजना की शुरुआत की गई है और किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है? तो यह त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन नागपुर में किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो इसमें उत्तर प्रदेश जो है कि शीर्ष पे है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें कुछ आयोगों की, इसके अलावा अगर बात कर लें तो सबसे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये श्री हंसराज इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की हम बात कर रहे थे, तो इसके अध्यक्ष का नाम है श्री हंसराज गंगा राम अहिर जी, वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोर मकवान हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान है। एक बार इन चीज़ों को फिर से आप लोग सुन लीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग के अध्यक्ष कौन है? श्री हंसराज गंगाराम अहिर। वहीं पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोर मकवान है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान है। इसके अलावा अगर बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 का तहत हुई थी और वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा मनकीडिया समुदाय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, समुदाय का नाम क्या है? मनकीडिया समुदाय से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि मनकीडिया समुदाय उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा पीवीटीजी समुदाय है। ठीक है, पीवीटीजी समुदाय कहने का मतलब होता है कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, देश में सूचीबद्ध पीवीटीजी समूहों की सर्वाधिक संख्या 13 कहाँ पे है? उड़ीसा में है। यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है, गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजाति समूहों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यह कथन भी सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का तीनों कथन सही है, लेकिन असत्य कथन पूछा गया है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में देश के जीडीपी में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक 13.3% रहा है? तो ये महाराष्ट्र का सर्वाधिक योगदान रहा है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पेसएक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेसवॉक करना था? तो इस मिशन का नाम बताना है। इसका नाम है पोलारिस डॉन मिशन। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो इसका नाम है थाईलैंड। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित
निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है प्रथम स्थान यानी बौद्धिक संपदा संगठन में प्रथम स्थान बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन है? तो इसमें प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कि भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है WIPO अर्थात बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पूर्व निशानेबाज को 4 वर्ष की अवधि यानी वर्ष 2024 से 28 के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो इनका नाम बताना है। राजा रणधीर सिंह जी को 4 वर्ष की अवधि के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने महिला तथा पुरुष दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? और पूछा जा रहा है कि यह जो प्रतियोगिता थी किस देश में आयोजित हुई थी? तो यह हंगरी में आयोजित हुई थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत की पुरुष टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल थे? अगर इसकी बात करें तो इसमें डी गुकेश, अर्जुन एरिगैसी, आर प्रज्ञानंदा और विदित गुजराती इसमें शामिल थे। ठीक है। वहीं पे अगर बात करें महिला खिलाड़ियों में कौन कौन इसमें शामिल थी तो महिला खिलाड़ियों में तानिया सचदेव, आर वैशाली, दिव्या देशमुख जैसी प्लेयर इसमें शामिल थी। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अभिनेता को वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो मलयालम के जो सुपरस्टार हैं मोहनलाल विश्वभाजन, इनका नाम है मोहनलाल विश्वनाथम नायर जी को वर्ष 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उनको 23 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाले 71वें राष्ट्र फिल्म पुरस्कार में इनको यह सम्मान दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ष 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। और वहीं पे वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो मलयालम सुपरस्टार हीरो है मोहनलाल विश्वनाथन जी को दिया जाएगा। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और फैक्ट्स से संबंधित कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे बताएं। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए